नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के द्वारा बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह प्रैक्टिस सेट इस सीरीज का 14वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें जनरल स्टडीज़ के प्रश्न को डाला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है 2020 में कॉफ़ी उत्पादन के मामले में भारत का स्थान डैश था। कौन सा स्थान था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भारत का स्थान 7वां था। अगर वहीं पर बाकी के विकल्पों को देखें तो पहला स्थान ब्राज़ील को था, दूसरा स्थान वियतनाम को मिला है तथा तीसरा स्थान जो है ये कोलंबिया को मिला है। सो इसमें भारत को 7वां स्थान मिला था। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम समय क्षेत्र अर्थात टाइम जोन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प सी है। फ्रांस में टोटल 12 टाइम जोन है और ये 12 टाइम जोन होने का रीज़न है कि फ्रांस के जो राष्ट्रीय क्षेत्र है वो बिखरे होने के कारण इसमें 12 टाइम जोन है। जहाँ पर वहीं पर रूस में 11 टाइम जोन है और यह लगातार सीरियल वाइज ये टाइम जोन है। लेकिन मैक्सिमम टाइम जोन की बात करें तो वो फ्रांस के पास है, 12 टाइम जोन है फ्रांस में। सो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2020-21 के दौरान दुनिया में सबसे बड़ा चावल निर्यातक रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, भारत जो है वो 2020-21 के दौरान दुनिया में सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश रहा है। वहीं पर जो वियतनाम है ये दूसरे नंबर पे रहा है। भारत पहले नंबर पे, वियतनाम दूसरे नंबर पे। अगला प्रश्न देखते हैं, कैंटरबरी घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प डी है। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास का मैदान पाया जाता है। अगर बाकी विकल्पों में देखें तो हंगरी में पुस्ताज नामक घास का मैदान पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डांस और सवाना नाम का घास का मैदान पाया जाता है। और अगर बात करें एस्टेपीज की, जो कि ये घास का मैदान है, तो एस्टेपीज जो है यूरोप और उत्तरी एशिया में पाया जाता है। सवाना जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अफ्रीका में भी पाया जाता है। प्रियरीज ये भी घास के मैदान ही है, जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पम्पास एक और घास का मैदान है जो दक्षिणी अमेरिका में खासकर अर्जेंटीना और उरुग्वे वाले क्षेत्र में पाया जाता है। सो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में धूसर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, धूसर क्रांति जो है यह उर्वरक से संबंधित है। वहीं पर अगर बाकी में विकल्पों को देखें तो पेट्रोलियम जो है ये काली क्रांति से संबंधित है और आलू जो है ये गोल क्रांति से संबंधित है। तो विकल्प बी जो है इसमें इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को कभी कभी प्रहरी प्रजाति के रूप में भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, इंडिकेटर प्रजातियों को कभी कभी प्रहरी प्रजाति के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसके पीछे रीजन ये है कि जो ये प्रजातियां जिस पर्यावरण में ये निवास करती हैं, जहाँ पर ये अपना जिस एटमॉस्फेयर में ये निवास करती हैं, अगर उसमें थोड़ा हल्का सा भी कोई परिवर्तन होता है तो इन प्रजातियों को उस परिवर्तन के बारे में बहुत जल्दी पता चल जाता है। बाकी के अन्य जीवों से पहले इन्हें पता चल जाता है और ये उसके अनुरूप अपने आप को ढालने लगती हैं, इसीलिए इसे इंडिकेटर प्रजाति के रूप में भी जाना जाता है। सो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को अपनाया गया था? सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प डी है, 1954 में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है, गणेश वासुदेव मावलंकर जी जो थे ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल जो था वो 1952 से 56 तक इनका कार्यकाल रहा था। और वहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें लोकसभा की जनक की उपाधि दी थी। सो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच किस वर्ष गठित किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, यह 2005 में गठित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? अर्थात उच्चतम न्यायालय में मैक्सिमम अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? तो वर्तमान में यह 34 है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं,
उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित में से किसके प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार है? सो आसान प्रश्न है और इसका सही आंसर जो है वो विकल्प ए है। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं। और रीट जारी करने का जो अधिकार है यह किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। और वो 5 प्रकार के रीट कौन कौन से हैं? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश है, तीसरा निषेध है, चौथा अधिकार परीक्षा है और पांचवा रीट जो है उसे उत्प्रेषण लेख के रूप में जाना जाता है। सो इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। वहीं पर उच्च न्यायालय यानी किसी राज्य का हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। सो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने बिहार को आदिवासी कल्याण मंत्री के दायित्व से मुक्त किया? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि 2006 में एक संशोधन हुआ था, 94वां संविधान संशोधन, और इस संशोधन के माध्यम से बिहार को आदिवासी कल्याण मंत्री के दायित्व से मुक्त किया गया था। तो विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के धम्म को अन्य किस नामों से जाना जाता है? अशोक के धम्म को अन्य किस नामों से जाना जाता है? सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अशोक के धम्म को यूसेबिया, दाता और धर्मपरायणता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सो विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में नहीं हुई थी? पूछा गया है नहीं हुई थी। सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प ए है। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन जो था वो वायसराय लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में नहीं हुआ था, क्योंकि लॉर्ड वेवेल का जो कार्यकाल था वो एक्चुअली क्रिप्स मिशन का जो आगमन था वो 1942 में था। 1942 में ये भारत में आया था और उस समय लॉर्ड लिनेलिथगो का शासनकाल था, जिन्होंने 1936 से 44 तक वो भारत में रहे थे। तो जब ये क्रिप्स मिशन भारत में आया 1942 में, तो उस समय लॉर्ड लिनेलिथगो जो थे वो भारत के वायसराय थे। इसलिए विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्कन कृषक राहत अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विजय को मिथिला के स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की मृत्यु की घंटी कहा जा सकता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अहमद को तिरहुत का प्रभार देना स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की मृत्यु की घंटी कहा जा सकता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का असली विजेता कौन था? सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प सी है, बख्तियार खिलजी बिहार का असली विजेता था। अगर बख्तियार खिलजी के बारे में कुछ और बातें जाने तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कराया था। उसकी लाइब्रेरी में, नालंदा विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में क्या उसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया था। तो एक तो चीज़ ये हो गई। बंगाल और बिहार को एकजुट करने का श्रेय जो है वो बख्तियार खिलजी को जाता है। और इसके अलावा कर्नाटक राजवंश के जो राजा थे नरसिंह देव, उनको भी बख्तियार खिलजी ने हराया था। तो ये 2-3 पॉइंट्स है जो आप लोग याद रख सकते हैं। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प सी है, बख्तियार खिलजी को बिहार का असली विजेता माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसके द्वारा कहा गया था? और आसान सा प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसे यह कहा गया था। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 पत्रिकाएं संपादित की गई थी। एक समाचार पत्र था मेनली, एक केसरी था, दूसरा मराठा था। और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा गीता रहस्य की रचना भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना अर्थात PMJDY को शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प बी है, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा ऋण के
अंतर्गत वर्गीकृत उत्पाद नहीं है। सो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। युवा जो है ये मुद्रा ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत उत्पाद नहीं है, जबकि शिशु, किशोर और तरुण मुद्रा ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत उत्पाद हैं। ठीक है, तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सामान्य बीमा निगम GIC का गठन डैश में किया गया था। सो GIC का गठन जो है वो 1972 में किया गया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में कितने का कवरेज मिलता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 5 लाख प्रति परिवार को कवरेज मिलता है। 5 लाख का कवरेज प्रति परिवार को मिलता है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड कब चालू हो गया था? इसका सही आंसर है विकल्प सी, 1994 में यह चालू हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का सही फॉर्मूला है? त्वरण का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है, यानी एक्सेलरेशन का यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प डी इसका सही आंसर है। d²x/d2² इसका सही आंसर है विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है जो 1 एम्पियर का करंट, कितने का 1 एम्पियर का करंट बनाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, 6.22 × 10⁻18 जो है इतने एम्पियर जो है इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं ये 1 एम्पियर का करंट बनाते हैं। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रतिरोधक बनाने के लिए मिश्र धातुओं का उपयोग करने का कारण नहीं है? सो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। मिश्र धातुओं जो कि उच्च का तापमान गुणांक होता है, ये गलत है। मिश्र धातुओं का तापमान गुणांक नहीं होता है, बल्कि मिश्र धातुओं का तापमान जो है ये कम होता है। ठीक है, तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्वात में संचारण नहीं कर सकता? और विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इंफ्रासोनिक तरंगे जो हैं ये निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। इनको संचरण के लिए किसी न मतलब इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। वहीं और वहीं पे बाकी के अगर विकल्पों को देखें तो रेडियो तरंग, गामा तरंग तथा इंफ्रारेड तरंगे, तो ये जो तरंगे हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं तथा इनको संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये बिना किसी भौतिक संरचना के बिना भी ये संचरण कर सकते हैं। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। सो विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष जो है ये प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। यह प्रकाश के फैलाव, अपवर्तन और परावर्तन के संयुक्त प्रभाव के कारण होने वाली एक घटना है। सो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। औसत वेग अर्थात वेलोसिटी पूछा गया है। औसत वेग वेलोसिटी का निम्न में से कौन सा सही सूत्र है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प सी है, v=x/t। जहां अगर इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो विस्थापन में कुल परिवर्तन को डिवाइड किया जाता है समय में कुल परिवर्तन से, तो हमें वेलोसिटी औसत वेग जो है वो प्राप्त होता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आसान सा प्रश्न है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, हैंस लिपर्से ने ऑप्टिकल टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, जबकि गैलीलियो ने ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रात के समय आकाश का अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित रूप से ऑप्टिकल टेलीस्कोप का उपयोग किया था। बात करें रॉबर्ट पियरे की, तो रॉबर्ट पियरे तथा इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था मैडम क्यूरी। तो रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने मिलकर एक रेडियम नामक रेडियोधर्मी तत्व की खोज की थी। वहीं पर हेनरी बेकरेल जो थे इन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है? सूर्य से पृथ्वी को कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है? सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प बी है, 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा जो है पृथ्वी को प्राप्त हो रही है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। ये 10⁻26 दिया गया है, 26। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडलीय दबाव को निरंतर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?
सो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, बैरोग्राफ का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दबाव के निरंतर दर्ज करने के लिए। वहीं पर बोलोमीटर की बात करें तो इसमें बोलोमीटर के द्वारा ऊष्मा विकिरण को मापा जाता है। बैरोमीटर के द्वारा, विकल्प जो बी है, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है, जबकि बैरोग्राफ के द्वारा वायुमंडलीय दबाव को निरंतर दर्ज किया जाता है। ग्राफ के द्वारा इसको दर्ज किया जाता है और यहाँ पर बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दबाव को दर्ज किया जाता है। वहीं पर क्रोनोमीटर के द्वारा समुद्र में जहाज के देशांतर को निर्धारित किया जाता है। सो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात हम कुछ भी नेट पर जब हम सर्च करते हैं तो किसी भी साइट्स के पहले हम एक चीज़ लिखते हैं www अर्थात इसी का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो आविष्कार है वो टिम बर्सन ली के द्वारा किया गया था, अर्थात विकल्प बी जो है ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? शॉर्टकट की क्या होता है किसी फाइल को बंद करने के लिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी जो है Ctrl+W से कोई फाइल अगर आपका ऑन है, ओपन है, तो उसे आप शॉर्टकट की के माध्यम से बंद कर सकते हैं। अगर बाकी के विकल्पों को देखें तो Ctrl+Y से रीडू किया जाता है, रीडू। वहीं पे Ctrl+X से कट किया जाता है और Ctrl+Z से अंडू किया जाता है। अंडू दैट मीन्स अगर कहीं कुछ आप टाइप कर रहे हैं, कुछ मिसप्रिंट हो गया या कुछ हो गया, तो आप Ctrl+Z करके आप पीछे की अवस्था में आ सकते हैं, तो जिसे अंडू कहा जाता है। और रीडू कहने का मतलब होता है कि आपने जैसे कुछ टाइप किया, ठीक है, फिर आपने Ctrl+Z करके अंडू किया तो आप पीछे आ गए, लेकिन अगर आपको आगे जाना हो तो Ctrl+Y से यानी रीडू करके उस गतिविधि में आप आगे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रीडू हो जाता है। और Ctrl+X से कोई फाइल या कोई पिक्चर या कोई सॉन्ग कहीं से हम उसको कट कर सकते हैं। सो और फाइल को बंद करना हो तो हम Ctrl+W से उस फाइल को बंद कर सकते हैं। सो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है, ब्लू जिन नामक, माफ कीजिएगा, ब्लू ये नहीं होगा, विकल्प बी नहीं होगा, इसका सही आंसर है विकल्प डी, डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया था। यह एक सुपर कंप्यूटर था जो कि 32 कंप्यूटर के बराबर कार्य करता था तथा एक सेकंड में शतरंज के लगभग यह 20 करोड़ स्टेप को सोच सकता है, ठीक है। सो और यह डीप ब्लू जो सुपर कंप्यूटर है इसको बनाने वाली कंपनी जो है वो IBM है। सो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटरकृत गांव घोषित किया गया है? सो विकल्प सी जो है वेलानाडी जो गांव है इसको भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटरकृत गांव घोषित किया गया है और यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। सो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसी चिप्स को किसने विकसित किया था? आईसी चिप्स अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इसका निर्माण किसने किया था, इसका विकास किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, JS किल्वी ने इसका निर्माण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रतिक्रियाशीलता का सही अनुक्रम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारित नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, कॉपर जो है ये संक्षारित नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत दिया? रासायनिक प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत किसने दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मैक्स स्टोर्स और विलियम लुइस ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत दिया था। विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तांबे के इलेक्ट्रॉनिक रिफायरिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पर उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम है? विकल्प बी इसका सही आंसर है। मैग्नेट जो है यह सर्वोत्तम अयस्क है और इसमें लगभग 72% 72% लौह तत्व पाए जाते हैं, इसलिए यह सर्वोत्तम लौह अयस्क है। विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं।
जीवों के आपस में और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इनको पारिस्थितिकी कहा जाता है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाना बायोम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सेटासीन नहीं है? सेटासीन कौन नहीं है? तो कटलस फी, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कटल फिश जो है ये सेटासीन नहीं है। और बात करें सेटासीन अगर होता क्या है, तो सेटासीन पानी में रहने वाले स्तनधारियों के समूह से संबंधित एक प्राणी होता है और यह मछलियों के श्रेणी में नहीं आता है, तो इसीलिए इसको सेटासीन कहा जाता है। ठीक है, सेटासीन का मतलब ही यही होता है जो स्तनधारी होते हैं और मछलियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक हैं? कौन है भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पारिस्थितिकी प्रणालियों के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक जो हैं ये सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन है। विकल्प ए और सी इसके सही आंसर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन किसमें मापी जाती है? आसान सा प्रश्न है। वायुमंडल में ओजोन जो है वो डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिसमय अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक पीओपी से संबंधित है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प ए है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। और ये कब हुआ था? तो यह 17 मई 2004 को यह लागू हुआ था। स्टॉकहोम कन्वेंशन 17 मई 2004 को यह लागू हुआ था। ये कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं तथा इसके पास भौतिक एवं रासायनिक गुणों का एक विशेष संयोजन होता है और यह मनुष्यों और जीवों के लिए बहुत ही विषैले होते हैं। सो जिसका विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ये 1960 में अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में यह अवधारणा लाई गई थी, नॉर्मन मायर्स के द्वारा। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राज्यपाल का पद किस पर आधारित है या किस मॉडल पर आधारित है? तो यह कनाडाई मॉडल पर आधारित है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, क्या होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में एक मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अर्थात भारत में कोई भी मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं और इसके बाद भी अगर एक सीएम को राज्यपाल तब तक बर्खास्त भी कर सकता है और नहीं भी करेगा। तो विधानसभा में जब तक सीएम के पास बहुमत है राज्यपाल उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा में जैसे ही विपक्षी दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को पारित करा दिया जाता है तो मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि भारत में किसी भी मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, तय नहीं है। इसलिए विकल्प ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विधान परिषद अधिक से अधिक कितनी अवधि के लिए विधेयक को रोक सकती है या विलंबित कर सकती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अधिक से अधिक 4 माह तक के लिए रोक सकती है या विलंबित कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसे पत्र लिखकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है? आसान सा प्रश्न है। राष्ट्रपति को अपने पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकता है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 39A। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उसमें शामिल नहीं है? कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यह प्रावधान भाग 21 में तो किया गया है, लेकिन आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल 371 के 1 से लेकर यह 371 के जे तक में 12 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं है। तो विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध किन के बीच में या कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। और यह किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश तथा बंगाल के नवाब के बीच में ये युद्ध हुआ था। अगर बाकी के विकल्पों को देखें तो 20 जून 1756 को सिजाउद्दौला ने कासिम बाजार में अंग्रेजी कारखाने पर कब्जा किया था। वहीं पर 2 जनवरी 1757 को सिजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि हुई थी। ये अलीनगर की संधि हुई थी। यहाँ पे 2 जून 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी? तो यह संधि सिजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। 23 जून को हमने बता दिया, 23 जून को प्लासी का युद्ध हुआ था ब्रिटिश तथा बंगाल के नवाब के बीच। वहीं पर 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय तथा सिजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की 2 अलग अलग संधियाँ की थी। तो इसे कह सकते हैं 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। सो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड द्वारा अनुशंसित भूमि राजस्व प्रणाली थी। कौन सी भूमि राजस्व प्रणाली थी? तो विकल्प बी रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड द्वारा अनुशंसित भूमि राजस्व प्रणाली थी। सो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। चुआर आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, राजा जगन्नाथ ने चुआर आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यह कब हुआ था? तो यह विद्रोह जो है 1766 से लेकर 72 तक चला था। 1766 से लेकर यह 1772 तक चला था। अगर बाकी के कुछ विकल्पों की बात करें तो सीताराम दास जो हैं इन्होंने विजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। वहीं पर न्यामत अली और इनके साथ एक और थे कंपारण सिंह जिन्होंने तेभागा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और तेभागा किसान आंदोलन इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो राजस्व में वृद्धि करना था और तथा बंगाल का जो अकाल आया था उसकी वजह से ही तेभागा किसान आंदोलन हुआ था। अगर गांधी जी की बात करें तो मेनली इन्होंने 2 किसान आंदोलन किए, एक चंपारण का नील आंदोलन जो था और एक खेड़ा किसान आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था। सो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। दादोबा पांडुरंग संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प सी है। परमहंस मंडली के संस्थापक जो थे वो दादोबा पांडुरंग जी थे। और बाकी के विकल्पों को देखें तो मानव धर्म सभा के संस्थापक दुर्गाराम मंचाराम थे। वहीं पे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक तुलसी राम जी थे। और धर्म सभा के संस्थापक की बात करें तो ये राधाकांत देव जो थे वो धर्म सभा के संस्थापक थे। सो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वंदे मातरम की स्थापना की थी। वंदे मातरम की स्थापना किसने की थी? सो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। विपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम की स्थापना की थी। और इन्होंने एक अंग्रेजी पत्रिका भी संपादित की थी जिसका नाम था न्यू इंडिया। वंदे मातरम की स्थापना की ही थी इन्होंने, न्यू इंडिया की भी स्थापना की थी। और इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। अगर बाकी के विकल्पों को देखें तो MK गांधी अर्थात महात्मा गांधी जो थे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा जाता है, इन्होंने 3 पत्रिकाएं संपादित की थी। एक का नाम यंग इंडिया, दूसरा नवजीवन तथा तीसरा हरिजन था। आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। वहीं पर जवाहरलाल नेहरू की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड। सो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथियों और चरमपंथियों में विभाजित हुई थी। तो किस अधिवेशन में यह विभाजित हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, सूरत के अधिवेशन में। और सबसे पहले सूरत अधिवेशन हुआ कब था? तो ये 1907 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सूरत में तापी नदी के तट पर यह अधिवेशन हुआ था। और इसमें जो कांग्रेस थी वो 2 दलों में बट गई थी। एक तो नरमपंथियों का दल हो गया था, दूसरा चरमपंथियों का दल हो गया था। और इसमें अगर बात करें नरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने नरमपंथियों का नेतृत्व किया था। वहीं पर चरमपंथियों का बात करें तो इसमें बहुत ही एक फेमस वाक्य आता है, लाल बाल और पाल, अर्थात लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा विपिन चंद्र पाल जो थे ये नरमपंथियों का नेतृत्व कर रहे थे। सो विकल्प डी जो है सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरमपंथियों और चरमपंथियों के रूप में। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सैंडर्स की हत्या का आरोप था। सैंडर्स की हत्या का आरोप किसके ऊपर था? भगत सिंह के ऊपर। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं।
गया में आयोजित कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। सबसे पहले तो 37वां अधिवेशन हुआ कब था, तो यह 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो गया में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता CR दास के द्वारा की गई थी। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के प्रथम कैबिनेट का निर्माण हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 1946 में बिहार के प्रथम कैबिनेट का निर्माण हुआ था, जिसमें श्री कृष्ण जी को बिहार के पहले CM के रूप में श्री कृष्ण सिन्हा जी को चुना गया था। वहीं पर बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में AN अनुग्रह नारायण सिंह जो थे, AN सिंह, जिनके नाम पर पटना में कॉलेज भी है, AN कॉलेज के नाम से जिसको जाना जाता है। तो अनुग्रह नारायण जो थे वो बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री तथा सह वित्त मंत्री के रूप में चुने गए थे, और कृष्ण सिन्हा जी को प्रथम CM के रूप में चुना गया था। सो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी 14 पुरवाओं को जानने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। स्थूलभद्र जो थे वो 14 पुरवाओं को जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे, और 14 पुरवाओं का मतलब होता है महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। ये 14 पुरवाओं अर्थात यह महावीर के शिक्षाओं का संग्रह है। सो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत की ऐसी रचना जिसमें ईसप की दंत कथाओं का आधार बनाया। सो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है, कलीला व दीमा, जिसका अर्थ होता है पंचतंत्र, और पंचतंत्र का ये रूपांतरण है जिसने पश्चिम में ईसप की दंत कथाओं का आधार बनाया था। सो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, खम्बूजा साम्राज्य कब तक फला फूला था। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, यह 15वीं शताब्दी तक फला फूला था। अगला प्रश्न देखते हैं, न्याय की श्रृंखला किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो न्याय की श्रृंखला जो है ये जहांगीर के द्वारा स्थापित की गई थी, और ये एक्चुअली में ये आगरा के किले में जहांगीर के द्वारा जंजीर-ए-अदल के नाम से स्थापित की गई थी। जंजीर-ए-अदल जिसका मतलब होता है न्याय की श्रृंखला। सो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दोराहा सराय की संधि किसके द्वारा संपन्न हुई। दोराहा सराय की जो संधि है वह बाजीराव प्रथम के द्वारा संपन्न हुई थी। भोपाल के पास निजाम उल मुल्क को हराकर दोराहा सराय की संधि की गई थी बाजीराव प्रथम के द्वारा। ठीक है, तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आलमगीरनामा के लेखक कौन हैं। आलमगीरनामा के लेखक मुंशी मिर्जा मोहम्मद खान। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बाकी के विकल्पों को देखें तो बाबर का आत्मकथा है जिसे तुजुके बाबरी के नाम से जाना जाता है, गुलबदम बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है, चंद्रभान ने चहार चमन लिखा है, और वहीं पर आलमगीरनामा जो है ये औरंगजेब के शासनकाल के पहले 10 वर्षों का लेखा जोखा देता है। सो आलमगीरनामा जो है यह मुंशी मिर्जा मोहम्मद खान के द्वारा लिखा गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का प्रथम गवर्नर कौन था। इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प डी है, दाऊद खान कुरैशी जो था औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का प्रथम गवर्नर था। अगर इसके बारे में बात करें तो गया जिले के दाऊदनगर शहर की स्थापना जो है वो दाऊद खान कुरैशी के द्वारा किया गया था। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।